हेलो एवरीवन, मैं गगन मक्कड़ स्वागत करता हूं आपका अपने छोटे से प्यारे से चैनल स्कोर अप क्लास 11 12th में। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 1 यानी कि रिलेशंस एंड फंक्शंस, वो भी वन शॉट में। सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर्ड हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आप इस वीडियो को एंड तक पेशेंटली देख लेते हैं ना, तो ये चैप्टर आपको बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। दिस इज माय गारंटी। तो चलो यार, वीडियो को चालू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले यार, आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिलेशंस और फंक्शंस होते क्या हैं। इसके बारे में आप क्लास 11th में भी पढ़कर आए हुए हो। आई होप आप लोगों को याद होगा। यस, ये चैप्टर क्लास 11th में भी था और उसकी कंटिन्यूएशन में हम लोग और कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं क्लास 12th के अंदर। तो सबसे पहले भाई, रिलेशंस और फंक्शंस होता क्या है यही समझ लेते हैं। जल्दी से रिकॉल करवा देता हूं आपको। अगर मैं यहां पर आप लोगों के सामने दो सेट ले लूं, इसको बोल देता हूं सेट ए, इसको बोल देता हूं बच्चों सेट बी। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को आपस में मैच मेकिंग करवानी है। तो आप लोग एक नई दुनिया को जन्म देते हो। उस दुनिया को बोला जाता है ए क्रॉस बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब इसमें होते क्या है बेटा, ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। अब आपको एग्जांपल के तौर पे मैं सिखाता हूं। जैसे मान लो मैंने सेट ए में कोई एलिमेंट ले लिया स्मॉल ए, और सेट बी में कोई एलिमेंट ले लिया बच्चों स्मॉल बी। अब आप क्या करोगे, इनकी मैच मेकिंग करोगे ना, तो इनको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मेट में लिखोगे। कैसे लिखा जाता है? ए कॉमा बी। जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से आया होगा, जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट से आया होगा। दिमाग में ये बात बहुत अच्छे से बसा लेना। तो आपके ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर्स रहते हैं, ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, जो कि इन दोनों सेट से बन सकते हैं। मतलब ये दोनों सेट ने हमको इस दुनिया को बनाने में हेल्प किया। अब इसी दुनिया से बेटा रिलेशंस निकल कर आते हैं। आप एक बात बताओ, इस दुनिया के अंदर है क्या? ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जहां पे सेट ए के एलिमेंट हैं पहले और फिर सेट बी के एलिमेंट है। तो मतलब वो आपस में रिलेटेड ही तो हैं। तो आपके इस ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं, जब आप इन्हीं से ही सबसेट्स उठाने चालू कर देते हो, तो आप उसको रिलेशंस का नाम दे देते हो। यही चीज आपको अब नेक्स्ट स्लाइड पे मिलेगी। रिलेशंस की डेफिनेशन क्या है? इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब आप इस बनाई हुई दुनिया से कोई भी सबसेट उठाओगे तो आप उसको रिश्तेदारी का नाम दे सकते हो, मतलब रिलेशंस का नाम दे सकते हो। अब सामने वाला इंसान ना दो तरीके से इसको पिच कर सकता है। जैसे मान लो आपके सामने ए क्रॉस बी का सेट बना हुआ तैयार है, मतलब ये दुनिया बन के तैयार है। अब मैं कुछ आपको स्पेसिफिक रूल दे सकता हूं। जैसे मैं बोल सकता हूं कि यार सेट ए से जो उठाया हुआ एलिमेंट है ना, वो सेट बी से उठाए हुए एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। मेरे को ऐसा रिलेशन चाहिए। तो आप क्या करोगे, इस ए क्रॉस बी में से उन्हीं पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर्स को उठाओगे जो कि इस स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे, और उनको रिलेशंस के अंदर डाल दोगे, रिलेशन के सेट में डाल दोगे। और मैं आपसे रैंडमली भी बोल सकता हूं, ऐसी कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट ना देके मैं बोलूंगा यार कोई सा भी रैंडमली आप रिलेशन उठा लो, तो आप ए क्रॉस बी में से फ्री हो, एकदम फ्री हो, कोई सा भी सबसेट उठा सकते हो। ठीक है, कहानी क्लियर? अब यार देखो, कुछ बेसिक बातें हैं जिसपे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उसको हम लोग कवर करते हुए चलते हैं। अगर सेट ए के अंदर मान लो पी एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं? पी एलिमेंट्स हैं। और सेट बी के अंदर क्यू एलिमेंट्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? पी इंटू क्यू एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, पी इंटू क्यू एलिमेंट्स होंगे। अब किसी सेट में अगर इतने एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे? सेम बात है ना, सबसेट्स ही रिलेशंस है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे बेटा? 2 की पावर पी क्यू। ठीक है, 2 की पावर पी क्यू, ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम लोग आ रहे हैं एकदम कोर क्लास 12th के कॉन्सेप्ट्स पे। अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशंस को समझेंगे। सबसे पहला टाइप जो आपको समझना है बच्चों, वो है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, जैसे कि नाम ही बता रहा है कि भाई हम खाली हैं, हम नल हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं आ रहा। तो आप लोग ए क्रॉस बी के पास गए, लेकिन आप लोग कुछ उठा के नहीं आए, मतलब 5 एम्प्टी सेट।
याद है ना? भाई आपको पता होगा जब आपने क्लास 11th में सेट्स पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा दैट फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये बात सबने पढ़ी है। अब इसको एक और तरीके से देखो कि हम लोग ए क्रॉस बी के पास गए, लेकिन हमको जो ऑर्डर दिया गया था, जो रूल बताया गया था, उसके हिसाब से ए क्रॉस बी में मेरे को कुछ मिला ही नहीं। जैसे मान लो हम लोगों ने क्या किया है, सेट ए में भी बहुत सारे लड़के थे, सेट बी में भी बहुत सारे लड़के थे। चलो इसको और थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर देते हैं। सेट ए में दिल्ली के सारे लड़के थे, सेट बी में मुंबई के सारे लड़के थे। इन सबकी मैच मेकिंग करके हमने ए क्रॉस बी बना दिया। अब मैंने बोला कि यार मेरे को ऐसा ऐसा लोग ढूंढ के बताओ, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स ढूंढ के बताओ इस ए क्रॉस बी में जिनकी हाइट का डिफरेंस 10 मीटर हो। तो आप लोग सोचोगे सर 10 मीटर तो बहुत ज्यादा होता है, और दो ह्यूमंस के बीच में 10 मीटर का डिफरेंस हो हाइट का, ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ए क्रॉस बी में ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आपको दिखने वाला है ही नहीं। तो मतलब आपको क्या मिलेगा, एक एम्प्टी रिलेशन मिलेगा वहां से। उसी को ही बोला जाता है एम्प्टी रिलेशन। अ रिलेशन आर इज सेड टू बी एन एम्प्टी रिलेशन और नल रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी। मतलब आपको जो रिलेशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको ए क्रॉस बी में कोई दिख ही नहीं रहा, वैसा कोई दिख ही नहीं रहा, मतलब खाली हाथ आना पड़ रहा है। ठीक है। और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है बेटा, एग्जैक्टली इसका एकदम उल्टा, कि यहां पे आपको सब मिल जाएगा। मतलब यूनिवर्सल रिलेशन और कुछ नहीं होता, ए क्रॉस बी के बराबर ही होता है। जैसे मैं आप लोगों को बोल दूं, जैसे मैंने अभी ए क्रॉस बी बनाया जिसमें सेट ए में सारे दिल्ली के लड़के, सेट बी में सारे मुंबई के लड़के, आपने ए क्रॉस बी बना के इन लोगों की मैच मेकिंग करा दी जिसमें दिल्ली और मुंबई के लड़के साथ में पेयर हो गए। अब मैंने बोला कि यार ए क्रॉस बी में से ना ऐसे पेयर्स उठा के रिलेशन बनाओ जो कि आइदर दिल्ली के हों या फिर मुंबई के हों। तो आप बोलोगे सर दिल्ली और मुंबई से ही तो बनाए गए हैं, तो सारे के सारे ही आ जाएंगे। तो मतलब आपको जो रिलेशन निकालने के लिए बोला है वो ए क्रॉस बी पूरा का पूरा उठा के ले आ रहा है। तो यानी कि वो क्या हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। अ रिलेशन आर इज सेड टू बी यूनिवर्सल रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, कहानी क्लियर? आप लोग ये सोच रहे होंगे सर रिलेशंस की डेफिनेशन तो समझ आ गई, फंक्शंस की नहीं बताई आपने। तो पहले हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशंस कवर कर लेते हैं पूरे के पूरे। उसके बाद जब हम लोग फंक्शंस पे आएंगे तो वहां पे मैं आप लोगों को फंक्शंस की डेफिनेशन भी रिकॉल करा दूंगा, और फिर हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, तो एकदम ऑर्डर तरीके से चल रहे हैं। और मैं ट्राई करूंगा कि ये वन शॉट जितना कंसाइज हो पाए उतना कंसाइज बनाऊंगा, ताकि आप लोग जब देख भी रहे हो ना, रिकॉर्डिंग देख रहे हो, तो आपको ऐसा ना लगे कि बहुत लंबा लेक्चर चला गया। और सारी बातें कवर होंगी बेटा, कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ूंगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो अब कुछ और टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में बात करते हैं। इस स्लाइड पे जो भी लिखा गया है ना वो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, चाहे आप एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, चाहे आप जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, चाहे आप सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, यहां पर जो इंफॉर्मेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर बोला जाए या पूछा जाए आप लोगों को कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, या फिर प्रूफ करके बताओ कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो उसका मतलब क्या होता है, ए कॉमा ए शुड बिलोंग टू आर फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू सेट ए। मतलब खुद का रिश्ता खुद से चेक करना है। जैसे कि मैं आपको सिंपली एक स्टेटमेंट दे देता हूं, यहां पे मैंने आप लोगों को एक रिलेशन लिख के दे दिया। ठीक है, मान लो ए कॉमा बी ऐसे लिख के दे दिया, सच दैट बी इज मल्टीपल, बी इज मल्टीपल। आई होप आपको साइड में दिख रहा है। चलो ये थोड़ा सा रब हो गया तो इसको इस साइड पे लिख देते हैं, है ना। आई थिंक ये फ्रेम में नहीं आ रहा है। बी इज मल्टीपल ऑफ ए, बी इज मल्टीपल ऑफ ए। आपको जो ये रिलेशनशिप दिया हुआ है ना, आपको देखना है कि ये खुद के साथ भी ये रिलेशनशिप होल्ड होगा या नहीं होगा। जैसे ए कॉमा बी दिया हुआ है तो अब आप बी की जगह भी ए ही रख के देखो, और देखो स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, ए इज मल्टीपल ऑफ ए। अब आपको ये क्रॉस क्वेश्चन करना है खुद से कि क्या ये स्टेटमेंट सही साबित हो रही है। तो रिफ्लेक्सिव का सिंपल सा मतलब है, आपको जो भी रिलेशनशिप दिया हो आपको वो देखना है कि जो एलिमेंट है वो खुद के साथ भी वो रिश्ता निभा पा रहा है या नहीं निभा पा रहा है, बस। अगर हां तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, अगर ना तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। बोलो, कहानी क्लियर?
बोलो कहानी क्लियर? ठीक है, तो अब यहां पे अगर आप ए कॉमा बी को ए कॉमा ए की तरह देखोगे तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, ए इज मल्टीपल ऑफ ए विच इज एक्चुअली ट्रू। तो ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो रिलेशन ऐसे भी दिया हो सकता है बेटा, या फिर आपको ऑर्डर्ड पेयर्स भी दिए हो सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको कोई दिया हुआ है कि भाई ए क्रॉस बी से मैंने एक रिलेशन उठा लिया, ठीक है, जहां पे मान लो कि ए क्रॉस बी नहीं है, ए क्रॉस ए है। मतलब सेट ए को आप खुद के साथ ही मैप कर रहे हो, खुद के साथ ही उसकी मैच मेकिंग कर रहे हो, और ए में आपके ये एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और आपको रिलेशन दे दिया जाए बेटा कुछ ऐसा 1,1 2,2 3,3 4,4, और आपसे पूछा जाए क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो आप देखो यहां पे सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या वो आपस में यहां पे दिख रहे हैं, रिलेट हुए हुए इस रिलेशन के अंदर दिख रहे हैं ना, खुद का रिश्ता खुद से दिख रहा है यहां पर। मतलब आपका जो ये है एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है और बोला जा सकता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, पता करके बताओ, या फिर ऐसे भी दिया जा सकता है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मेट में। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो खुद के साथ मैच मेकिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसको आपको और सिंपल टर्म्स में समझाऊंगा अभी, पहले सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी समझ लो। सिमेट्रिक कब होता है रिलेशन, सिमेट्रिक कब होता है कि अगर आपको A1 A2 के बीच में रिश्ता दिख रहा है तो आपको A2 A1 के बीच में रिश्ता दिखना चाहिए, या तो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर आप A1 और A2 को रिलेट करते हो, और इसको लिखा कैसे जाता है कि A1 इज रिलेटेड टू A2, जो भी आपने रिलेशनशिप मेंशन किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग A1 इज रिलेटेड टू A2। अगर ये बात दिख रही है आपको, सच है, ये बात सच है, तो आपको चेक करना होगा कि A2 A1 से रिलेटेड है या नहीं है। अगर होगा तो आप बोल दोगे कि वो सिमेट्रिक है, वो रिलेशन सिमेट्रिक है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप बोलोगे वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन से और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब कि अगर ए का रिश्ता बी से दिख रहा है आप लोगों को, और बी का रिश्ता सी से दिख रहा है, मतलब ये जो ए और बी बोल रहा हूं ना बेटा, ये एलिमेंट्स हैं जो कि सेट से उठाए गए एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अगर आपको ए का रिश्ता बी से दिख रहा है, मतलब ए कॉमा बी दिख रहा है रिलेशन में, जो भी आपको रिलेशन का सेट दिया हुआ है उसमें बी कॉमा सी भी दिख रहा है, तो आपको चेक करना है कि ए और सी का रिश्ता भी वहां पे मौजूद है। अगर होगा तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, वरना वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। और देखो यार, एक ना बहुत अच्छी बात है जो आप यहां पे रिलेट कर सकते हो, ये रिश्ते ना वैसे ही हैं जैसे कि हमारा ना नॉर्मल रिश्तेदारी चलती है। ये मैथ्स के रिश्ते ना वैसे ही हैं जैसे हमारी नॉर्मल रिश्तेदारी चलती है। एक बात बताओ, अगर आप ये तीनों चीजों को रिलेट करो थोड़ा सा, रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि आपको खुद के अंदर झांकना है, खुद की कमियां बतानी है, खुद को रिफ्लेक्ट करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है। तो रिफ्लेक्सिव में आप कर क्या रहे हो, खुद का रिश्ता खुद से चेक कर रहे हो कि बना हुआ है या नहीं बना हुआ। खुद का रिश्ता खुद से बना हुआ है तो भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना। उसके बाद सिमेट्रिक मतलब कि मैं अगर अपने दोस्त के साथ अच्छा हूं तो मेरा दोस्त मेरे साथ अच्छा है या नहीं है, वो मेरे को सिमेट्रिसिटी बताएगा। ट्रांजिटिविटी क्या बताएगा कि मैं अगर किसी दोस्त के साथ अच्छा हूं और वो दोस्त किसी तीसरे बंदे के साथ अच्छा है, तो मैं उस तीसरे बंदे के साथ अच्छा हूं या नहीं हूं। और अगर मैं इन तीनों क्वालिटीज पे खड़ा उतरता हूं तो मेरे को क्या बोला जाएगा कि मैं एक अच्छा इंसान हूं। उस अच्छे इंसान का नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन, कि मैं अपने रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे से निभा रहा हूं। खुद का रिश्ता खुद के साथ भी बहुत अच्छे से निभा रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ या फिर जिसके साथ भी मेरा 1-to-1 रिलेशनशिप है, मम्मी के साथ, पापा के साथ, भाई के साथ, दादा के साथ, दादी के साथ, हर किसी के साथ मैं 1-to-1 रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे से निभा रहा हूँ। और कोई तीसरा इंसान है सोसाइटी में जिसको मैं डायरेक्टली नहीं जानता हूं, बट मैं उसके लिए भी एक रिश्ता निभा रहा हूं, मतलब ह्यूमैनिटी का रिश्ता हो गया, या फिर मैं उसको मान लो कि इतना क्लोज नहीं हूं लेकिन स्टिल यार उसको जरूरत पड़ी तो मैं उसके लिए वहां पे खड़ा हूं। तो अगर आप ये तीनों के तीनों रिश्तों को देखो ना, तो आप रिलेट कर सकते हो इसको एक इंडिविजुअल ह्यूमन से, और देख सकते हो रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब खुद के साथ रिश्ता, सिमेट्रिक रिलेशन मतलब मैं तेरा तो तू मेरा है या नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन मतलब अगर मैं तेरा हूं और तू किसी और का है तो मैं वो तीसरे वाले बंदे के साथ भी बॉन्ड कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं।
और अगर ये सारी की सारी चीजों पे मैं खड़ा उतरता हूं तो मैं बोलूंगा कि यार मैं अपने रिश्ते बहुत अच्छे से निभा रहा हूं, और उसी को मैथ्स की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ऐसे रिलेशंस जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, ऐसे रिश्तों को क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाता है। ठीक है, अभी देखो एग्जांपल्स आएंगे और सारी चीजें ना बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी तुम लोगों को। जैसे यहां पे पहला एग्जांपल दिख रहा है, अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट जेड, जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, बाय ए रिलेटेड टू बी। इसको कैसे पढ़ते हैं बेटा, ए रिलेटेड टू बी, इफ एंड ओनली इफ 2a प्लस 3b इज डिविजिबल बाय 5। तो आपको एक स्टेटमेंट दे दी गई कि ए और बी में रिलेशन कब होगा, कब होगा, अगर आपको 2a प्लस 3b डिविजिबल बाय 5 दिखे, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, एग्जामिन इफ आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन जेड। तो रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो मतलब खुद का रिश्ता खुद से चेक करना है। आपको क्या दिया हुआ है भाई, रिलेशन क्या दिया हुआ है, आपको रिलेशन क्या दिया हुआ है भाई, रिलेशन दिया हुआ है, एक सेकेंड रुक जाओ, इसको रब कर दो बढ़िया से। हाँ, रिलेशन क्या दिया हुआ है आप लोगों को, ए इज रिलेटेड टू बी इफ 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, इज डिविजिबल बाय 5। ये आपको रिलेशन दिया हुआ है, आपको चेक क्या करना है, चेक क्या करना है, इफ a इज रिलेटेड टू a, ये चेक करना है हमको। तो अब जब ये चेक करेंगे तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, अगर ये बात सच होगी तो यहां पर हमको क्या दिखना चाहिए, 2a प्लस 3a विच इज इक्वल टू 5a शुड बी डिविजिबल बाय 5। क्या ये बात सच है आपके अकॉर्डिंग, लॉजिक लगाओ, क्या ये बात सच है आपके अकॉर्डिंग, 5a ऑब्वियस ही बात है 5 से डिवाइड होगा, तो मतलब ये जो रिलेशन यहां पे दिया हुआ है ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है दोस्तों। बात क्लियर होगी, समझ आ गई। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। A relation R is defined on the set Z by A related to B if and only if 2A plus 3B, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, is divisible by 5 for all AB belonging to set of integers, examine if R is a symmetric relation on Z। तो पहले हमने रिफ्लेक्सिव देखा और सेम ही क्वेश्चन में हम लोग सिमेट्रिक देख रहे हैं। सिमेट्रिक कैसे देखेंगे कि अगर ए का नाता बी से है तो बी का नाता ए से भी वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करना पड़ेगा। बच्चा पढ़ते हैं, अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ रिलेशन पी ऑन द सेट एन, एन मीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स गिवन बाय पी ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू एन क्रॉस एन, ए इज डिवाइजर ऑफ बी। देखो सबसे ज्यादा मुद्दे की स्टेटमेंट है ये कि आपके जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसमें आप लोगों को कैसा रिलेशनशिप दिख रहा है, ए इज डिवाइजर ऑफ बी, मतलब ए बी को डिवाइड करता है, सिंपल तरीके से बोलता हूं आपको तो। ठीक है, ए बी को डिवाइड करता है। एग्जामिन वेदर पी इज ट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होता है भाई, मान के चलेंगे कि ए रिलेटेड टू बी सच है, मान के चलेंगे कि बी रिलेटेड टू सी भी सच है, तो हम लोगों को क्या वेरीफाई करना होगा, ए रिलेटेड टू सी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर ए रिलेटेड टू बी सच है, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या सच है, क्या सच है, दैट ए इज डिवाइजर ऑफ बी, ए इज डिवाइजर ऑफ बी, या फिर आप इसको सिंपल बोल दो तो बी इज मल्टीपल ऑफ ए। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, बी इज मल्टीपल ऑफ ए। बोलो यहां से क्या मिल रहा है बेटा मेरे को, C इज मल्टीपल ऑफ B, C इज मल्टीपल ऑफ B। तो यहां से क्या मिलना चाहिए, C इज मल्टीपल ऑफ A। अगर आप ये बात एकदम सीना ठोक के बोल सकते हो तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, नहीं तो भाई ये नॉन ट्रांजिटिव हो जाएगा। बताओ, अब एक बात बताओ, अगर B A का मल्टीपल है, मतलब A की टेबल में आता है और बी की टेबल में सी आता है, तो ऑब्वियस सी बात है ए की टेबल में सी भी तो आएगा, है ना, ए की टेबल में सी भी तो आएगा। तो ये बात बिल्कुल सच है। अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन हो रही है तो वैल्यूज डाल के देख लो, लेकिन वैल्यूज ना सेट के हिसाब से डालना। जैसे कि आप ए की जगह 2 ले सकते हो और बी की जगह 4 ले सकते हो और सी की जगह क्या ले सकते हो, आप 8 ले सकते हो। तो आप देखो क्या सी ए का मल्टीपल है, क्या 8 2 का मल्टीपल है, यस। तो ट्रांजिटिविटी प्रूफ हो रही है, यानी कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है।
अब नीचे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि आपसे पूछ रहा है शो दैट दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका मतलब क्या है, मेरे को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों चेक करने पड़ेंगे। अगर तीनों वेरीफाई हो गए तो मैं बोलूंगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्वेश्चन क्या है, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन विद आर अ रिलेशन इन टी गिवन बाय this T1 T2 is related by what, that T1 is congruent to T2, T1 is congruent to T2, show that R is an equivalence relation। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अगर आप लोग एक बात बताओ, मैं आपको बोलता हूं T1 और T2 कॉन्ग्रुएंट है, अब आप एक बात बताओ, क्या एक ट्रायंगल खुद के साथ कॉन्ग्रुएंट होता है? यानी कि T1 T1 रख के देखो, क्या T1 कॉन्ग्रुएंट टू T1 आएगा? हर ट्रायंगल खुद के साथ तो कॉन्ग्रुएंट होता ही होता है बच्चों, तो मतलब रिफ्लेक्सिव तो है। अब आते हैं हम लोग सिमेट्रिसिटी पे। ध्यान से सोच के मेरे को बताओ, अगर T1 T2 के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो क्या T2 T1 के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? मतलब वाइसे वर्सा आप लोगों को चीजें सच दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं? तो बिल्कुल दिख रही हैं यार। अगर ए ट्रायंगल बी के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो बी ट्रायंगल ए के साथ भी कॉन्ग्रुएंट होता है, तो सिमेट्रिक ऑब्वियस सी बात है। अब आते हैं बेटा किस पे, ट्रांजिटिव पे। ध्यान से समझना, ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, अगर ट्राइंगल ए ट्राइंगल बी के साथ कॉन्ग्रुएंट है और ट्राइंगल बी ट्राइंगल सी के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्राइंगल ए और ट्राइंगल सी भी तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे आपस में, तो मतलब ट्रांजिटिव भी है। अब तीनों चीजें जब वेरीफाई कर दी तो मैं बोल सकता हूं, एकदम चौड़े में बोल सकता हूं कि भाई ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। बोलो, बात क्लियर हो गई? अब बेटा जो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में। आई थिंक वो इसके बाद आएगा। चलो इसके बाद करते हैं, एक ये वाला सवाल दोबारा से कर लेते हैं। एक और सवाल है, और ऐसे सवाल आते हैं बोर्ड एग्जाम में जहां पे आपको प्रूफ करना होता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगेन आप लोग क्या करोगे बेटा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए चेक करोगे। इतने में पानी पी रहा हूं यार, है ना? आप लोग वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसको अटेम्प्ट करो। चलो भाई चालू करें। Show that the relation R in the set Z of integers given by this a comma b such that 2 divides a minus b is an equivalence relation। 2 divides a minus b का मतलब क्या है? यहीं से ही आपका दिमाग चलना चाहिए कि जो ये a minus b है ये एक इवन नंबर की तरह दिखना चाहिए। ठीक है, क्या दिखना चाहिए? इवन नंबर की तरह दिखना चाहिए a minus b, क्योंकि 2 से डिवाइड होता है, दैट मीन्स a minus b इज एन इवन नंबर। अब इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या क्या करूंगा? सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे बच्चा। रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे तो यहां पे आपको a कॉमा बी की जगह a कॉमा ए इमेजिन करना है। तो आप एक बात बताओ, क्या a रिलेटेड टू a दिख रहा है? इसका मतलब क्या है? अगर ये बात हमको वेरीफाई करनी है तो हमको चेक करना पड़ेगा कि दो जो है वो a माइनस ए को डिवाइड करता है या फिर नहीं करता है। a माइनस ए का मतलब क्या है? जीरो। जीरो क्या एक इवन नंबर है? बिल्कुल है। तो जीरो क्या 2 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। मतलब ये बात सच है। अब आप कंफ्यूज मत होना, जीरो एक्चुअली इवन नंबर होता है। अगर आपको इवन नंबर चेक करने है ना, तो मैं बेस्ट आपको तरीका बता रहा हूं। आप लोग जोन से भी नंबर को चेक करना हो इवन, उसको ना 2 टुकड़ों में बांट दो। जैसे मान लो मेरे को 10 को चेक करना है, आपको ऑलरेडी पता है लेकिन मैं तरीका बता रहा हूं। इसको क्या करो, 2 टुकड़ों में बांट दो। ये दोनों के दोनों टुकड़े अगर आपको इंटीजर्स दिखते हैं तो आपका वो नंबर इवन नंबर होगा। जैसे कि 0 पे कंफ्यूजन है कि सर इवन होता है या नहीं होता है, तो 0 को 2 टुकड़ों में बांट दो। 0 0 ही तो मिलेगा। क्या 2 इंटीजर्स मिल रहे हैं? बोलो हाँ या ना। अब ऑड नंबर के साथ देख लो। ऑड नंबर के जब तुम 2 टुकड़े करोगे ना तो तुमको इंटीजर्स नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा? 6.5
है ना, 6.5 मिलेगा तुम लोगों को। उसको तुम कैसे भी लिख सकते हो यार, 6.5 6.5 ऐसे लिख लो। चलो, क्या इंटीजर्स है? नहीं। तो अगर तुमको चेक करना है कि कोई नंबर इवन नंबर है या नहीं है, तो उसके दो टुकड़े कर लो, बंटवारा कर दो और देख लो कि जो दो टुकड़े हुए हैं वो इंटीजर्स हैं या नहीं है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट मैंने तुमको यहां पे बता दिया। चलो, अब बेटा किसके लिए चेक करेंगे? अब हम लोग चेक करेंगे कि सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या करना होता है? सिमेट्रिक के लिए क्या करना होता है भाई? इफ ए इज रिलेटेड टू बी, चेक इफ बी इज रिलेटेड टू ए। ठीक है, यही करना है भाई। तो A रिलेटेड टू B अगर है, यानी कि दो A माइनस बी को डिवाइड करता है, तो क्या दो B माइनस ए को भी डिवाइड करेगा? एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ। क्या कर रहे हो यार? उल्टा ही तो कर रहे हो, उल्टा ही तो कर रहे हो दोस्तों। बोलो, आपको पता होना चाहिए -2 -4 -6 ये भी क्या है? इवन इंटीजर्स है। ये नेगेटिव इवन इंटीजर्स है ये भी, लेकिन इवन इंटीजर्स है। ठीक है, आप -4 का बंटवारा करोगे ना, इंटीजर्स मिल रहे हैं क्या जो मैंने अभी बताया था? समझ आ गई? सारी सारी चीजें कवर हो जाएंगी अगर बेसिक्स स्ट्रांग होंगे तो मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है। अब चेक करते हैं बेटा कि ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी है या नहीं है। इसका मतलब क्या है? इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, चेक फॉर ए रिलेटेड विद सी। ये चेक करना है अपने को। तो अब एक बात बताओ, अगर ए रिलेटेड टू बी है तो सिंपल सी बात है कि 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। ठीक है, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। बी रिलेटेड टू सी है, दैट मींस 2 डिवाइड्स बी माइनस सी। चलो इसको ना अब यहां पे लिख देते हैं। ट्रांजिटिव में ना थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी पड़ती है। यहां पे लिख देते हैं 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। ये बात सच है। फिर 2 डिवाइड्स बी माइनस सी, ये बात भी सच है क्योंकि बी रिलेटेड टू सी है। अब एक बात बताओ, अगर ए माइनस बी ये चीज फॉलो कर रहा है, मतलब मैंने क्या बोला, क्या ये एक इवन नंबर है? क्या बी माइनस सी भी एक इवन नंबर है? और आपको पता किसके बारे में लगाना है बेटा? ए रिलेटेड विद सी, यानी कि ए माइनस सी के बारे में पता लगाना है, वेदर 2 डिवाइड्स ए माइनस सी और नॉट। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, एक बात बताओ, माइनस बी भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा? यहां से ए माइनस सी मिलेगा। ए माइनस सी क्या एक इवन नंबर प्लस इवन नंबर है? तो अगर आप दो इवन नंबर्स को ऐड करते हो, कोई से भी दो इवन नंबर्स सोच लो, जो भी सोच सकते हो अपने दिमाग में, और उन दोनों को ऐड करके देखो क्या आपको इवन नंबर मिलता है। 2 4 6 8 10 12 1024 1028 कुछ भी नंबर्स उठा लो और उनको ऐड करो, आपको हमेशा इवन नंबर ही मिलेगा। मतलब a माइनस सी इज ऑल्सो इवन, दैट मीन्स इट विल गेट डिवाइडेड बाय 2। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज सही, दैट मीन्स द रिलेशन इज ट्रांजिटिव, हेंस वी कैन से दैट दिस इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहां से मैं एकदम कहानी बदलने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, यहां से मैं कहानी एकदम ही बदलने वाला हूं। यहां से आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं जो बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन आप लोगों के लिए इतने सरल तरीके से मैं उसको प्रेजेंट करूंगा कि आप लोग अपने दोस्तों को भी सिखा कर आओगे उसके बाद। ठीक है बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन की ना खासियत होती है कि वहां से ना इक्विवेलेंस क्लासेस दिखने लगती हैं। इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ये एक रिलेशन दिया हुआ है 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, तो आप लोगों ने सोच लिया ना कि यार जो ए और बी है, हम लोगों को ऐसे सोचना है कि उनका डिफरेंस हमको इवन नंबर के बराबर दिखे। बोलो हाँ या ना? इवन नंबर के बराबर दिखे। तो एक बात बताओ, ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस इवन नंबर के बराबर दिखे, तो क्या दोनों के दोनों इवन नंबर हो सकते हैं? इवन माइनस इवन क्या इवन नंबर होता है? सबसे पहले तो मेरे को यह बता दो, क्या इवन माइनस इवन इवन नंबर होता है? कोई भी नंबर रख के देख लो यार, 4 2 6 4 8 10, कोई भी नंबर रख के देख लो, हमेशा इवन मिलेगा। लेकिन क्या एक इवन नंबर और ऑड नंबर का डिफरेंस करूंगा तो क्या इवन नंबर मिलेगा?
रख के देख लो, एक जगह 5 एक जगह 4 रख के देख लो, नहीं मिलेगा। मतलब ये चीज अलाउड नहीं है, ये चीज अलाउड है। ए और बी दोनों जगह आप लोग इवन नंबर्स रख सकते हो। उसके बाद क्या आप लोग ऑड नंबर्स रख सकते हो दोनों जगह? 5 3 7 3, ऑड माइनस ऑड भी बेटा इवन होता है, तो मतलब ये चीज भी अलाउड है। और ध्यान से देखो कि आपका जो ओरिजिनल सेट है, जो ओरिजिनल सेट है जहां से ये रिलेशन बनाया गया है वो क्या है? सेट जेड। शो दैट द रिलेशन इन द सेट जेड। इसका मतलब क्या है, एक बार आपको ये भी समझा दूं कि आपने ऐसे जो दो सेट लेते थे ना, दोनों जगह आपने इंटीजर्स का सेट लिया है, मतलब इंटीजर्स के सेट के अंदर ही आप रिलेशंस बना रहे हो। ठीक है, रिलेशन इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स, इसका मतलब ये है। अब एक बात बताओ, अगर आप लोग इस चीज को देख पाए अच्छे से, आपको ये समझ आ गया कि ए और बी या तो इवन नंबर्स होंगे या तो ऑड नंबर्स होंगे। अब सोचना चालू करो, अगर मैं आपको बोलूं ए और बी की जगह अगर मैं 0 फिक्स कर दूं ए की जगह, तो मेरा बी क्या हो सकता है बेटा? +-2, जो कि रिलेशन में आएगा। ठीक है, ऐसे ही बेटा 0, +-4, ऐसे ही 0, +-6, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते आगे चले जाओगे। तो आप एक बात बताओ, यहां पे जो पहला मेंबर है आपको सेम दिख रहा है और उसके साथ साथ आपको सारे इवन नंबर्स दिख रहे हैं, सारे के सारे इवन नंबर्स दिख रहे हैं, बोलो हाँ या ना? 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, सब इवन नंबर्स आ जाएंगे ना। आगे चलते चले जाओगे तो सारे के सारे इवन नंबर्स कवर हो जाएंगे, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। अब अगर मैं एक और क्लास आप लोगों के सामने रखूं, इसको मैं बोल देता हूं R1, इसको मैं बोल देता हूं R2। ठीक है, एक और मैं रिलेशन यहां पे रख रहा हूं जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा। मैं यहां पे पहली पोजीशन पे अब 1 को रख रहा हूं। 1 के साथ क्या आ जाएगा? मैंने जैसे बताया ऑड के साथ ऑड लेना पड़ेगा। 1 +-3, फिर उसके साथ 1 +-5, फिर 1 +-7 एंड सो ऑन। आप एक बात बताओ, नीचे वाला जो दिख रहा है आपको, उसके अंदर क्या सारे के सारे इवन इंटीजर्स मौजूद हैं? बोलो हाँ या ना? जो नीचे वाला दिख रहा है आपको, क्या उसमें सारे के सारे ऑड इंटीजर्स मौजूद हैं? जो आपका सेट z है, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स है, उसमें होते क्या है बेटा? ऑड इंटीजर्स और इवन इंटीजर्स ही तो होते हैं। इन दोनों का जब आप क्लब करोगे तो आपको सेट ऑफ इंटीजर्स ही मिलेगा। तो आपने क्या देखा, अगर आपका रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है तो उस रिलेशंस में ना एक खासियत होती है, उस रिलेशन के ना बंटवारे किए जा सकते हैं। मतलब उस रिश्तेदारी को बंटवारे किए जा सकते हैं, उस रिश्तेदारी के बंटवारे किए जा सकते हैं। जैसे यहां पे ऊपर मैंने क्या किया, इवन इंटीजर्स में रिलेशन दिखा दिया और नीचे ऑड इंटीजर्स में रिलेशन दिखा दिया, जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता था। अब बेटा इसको कैसे लिखा जाता है? जो ये है, ये एक इक्विवेलेंस क्लास है। इक्विवेलेंस रिलेशन का बंटवारा किया तो हमको एक क्लास मिलती है, और इस क्लास को क्या बोलेंगे? देखो यहां पे 0 एज फर्स्ट एलिमेंट सब में कॉमन है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, क्लास ऑफ 0। ठीक है, यहां पे देखो 1 कॉमन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्लास ऑफ 1। और खास बात देखो, यहां पे ऊपर वाली इक्विवेलेंस क्लास और नीचे वाली इक्विवेलेंस क्लास जो कि इस इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इनमें आपस में कुछ भी कॉमन है। ऊपर इवन इंटीजर्स है, नीचे और इंटीजर्स है, तो इनका कॉमन इंटरसेक्शन 0 है, मतलब इसमें कुछ कॉमन नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि इन दोनों का आप जब क्लब कर दोगे तो आपको आपका कंप्लीट सेट मिल जाएगा। यही चीज अब आप लोगों को यहाँ पे स्टेटमेंट में दिखेगी और आप बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ध्यान से समझना, इक्विवेलेंस क्लास होता क्या है? गिवन एनी आर्बिट्ररी इक्विवेलेंस रिलेशन आर, कोई भी रिलेशन अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है इन एन आर्बिट्ररी सेट एक्स, मतलब ये हमारा वो सेट है जहां से बने हैं रिलेशंस। ठीक है, R divides this relation, this equivalence relation divides X, बंटवारे करता है into mutually disjoint subsets A called partitions और subdivisions of X satisfying, या फिर इसको क्लासेस भी बोला जाता है। और ये जो क्लासेस, ये जो बंटवारे होते हैं, ये कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। पहली कंडीशन क्या है भाई? All elements of AI are related to each other for all I। जैसे मैंने आपको बोला, यहां पे देखो ये सारे के सारे ऊपर वाले जो हैं ये 0 से रिलेट करके लिखे गए हैं।
एक कॉमन इंसान ले लिया और उससे बाकी सबको रिलेट कर दिया। यही आपकी स्टेटमेंट 1 कह रही है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ दैट क्लास आर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर ऑल आई। सेकंड क्या है, नो एलिमेंट ऑफ ए आई इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए जे, मतलब आपस में क्लासेस में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा। उसके बाद ए आई यूनियन ए जे, मतलब जब आप क्लासेस को उठाओगे और उनको क्या करोगे, कंबाइन करोगे, उनका यूनियन लोगे तो आपको ओरिजिनल सेट मिलेगा जिसका आपने बंटवारा किया है। एंड उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, 0, मतलब इंटरसेक्शन नहीं होगा। जैसे मैंने आपको यहां पे बताया कि ऊपर इवन इंटीजर्स है, नीचे और इंटीजर्स हैं, तो इनमें कुछ इंटरसेक्शन नहीं है। ठीक है, द सबसेट्स ऑफ ए आई एंड ए जे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट क्लासेस। ठीक है, तो आपने यहां पे क्या किया, इक्विवेलेंस रिलेशन से इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में सीख लिया। कुछ नहीं होता है यार, जो आपका ओरिजिनल सेट होता है बस उसको बंटवारे करके देख लेते हो बस। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। चलो यार, अब एक क्वेश्चन कर दूं, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल से आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सवाल बेटा आपके एनडीए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सीयूईटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एक अच्छा सवाल है। तो आप लोग इसको बनाओ और यहाँ पे पॉज कर लो। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे पॉज कर लो, मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, लेकिन आप लोग पहले पॉज करके सोचो और फिर अपना आंसर मैच करना। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट दिस, ये हमारा ओरिजिनल सेट है, गिवन बाय दिस। तो देखो बेटा, आपको ना यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स मौजूद हैं। अब उसने बोला है कि चेक करो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और उसके हिसाब से जो भी एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो मैं टिक कर दूंगा। तो जैसे मैंने बोला बेटा, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते थे, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते थे बच्चों, जैसे मैंने आपको बोला यहां पे ओरिजिनल सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका रिश्ता खुद से चेक करना है। ध्यान रखना, जो प्रोसेस बोल रहा हूं वही फॉलो करोगे। जब भी ऐसा सवाल आए जहां पे आपको ऑर्डर्ड पेयर्स बना के दिए हों, जहां पे ऑर्डर्ड पेयर्स बना के दिए हो, एक रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स दिख रहे हो, वहां पे अगर आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो यहां पे हर एक एलिमेंट का देखो खुद से रिश्ता दिख रहा है या नहीं दिख रहा रिलेशन में। तो 1 1 दिख रहा है क्या, ये रहा। 2 2 दिख रहा है क्या, ये रहा। 3 3 दिख रहा है क्या, ये रहा। 4 4 दिख रहा है क्या, ये रहा। तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। अगर यहाँ पे एक भी मौजूद नहीं होता ना, मान लो 3 3 मौजूद नहीं होता, तो मैं इसको बोलता है रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 3 का रिश्ता खुद से नहीं दिख रहा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको ओरिजिनल सेट के सारे एलिमेंट्स चेक करने पड़ते हैं। याद रहेगी वाली बात। उसके बाद सिमेट्रिक के लिए क्या करना है भाई, सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, इसको भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ रिलेशन पे फोकस करो जो दिया हुआ है। रिलेशन में देखो कि अगर a कॉमा बी मौजूद है तो क्या b कॉमा ए भी मौजूद है, हाँ या ना। अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो अब इसको हमको भूल जाना है। ये सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव के लिए याद रखना था कि रिफ्लेक्सिव देखूंगा तो ओरिजिनल सेट के हर एक एलिमेंट खुद से मैप होते हुए दिखने चाहिए। अब सिमेट्रिक के लिए जैसे 1,2 है बच्चों, आपको 2,1 दिखना चाहिए, लेकिन 2,1 नहीं है। दैट मीन्स रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। एक भी वायलेशन हुई सीधा नकार दोगे। 1,2 प्रेजेंट है ना, लेकिन 2,1 दिख रहा है कहीं पे भी नहीं दिख रहा। अब चेक करते हैं फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के साथ भी सेम केस होगा बेटा, यहां पे आप लोग नहीं जाओगे, जो आपको ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन हैं सिर्फ उन्हीं को ही वेरीफाई करोगे। किस तरीके से कि अगर मेरे को a कॉमा बी वाला ऑर्डर्ड पेयर दिख रहा है और b कॉमा सी वाला ऑर्डर्ड पेयर दिख रहा है, तो a कॉमा सी वाला ऑर्डर्ड पेयर भी दिखना चाहिए। अब ये चेक कैसे करते हैं बेटा, जौन सा भी पहले ऑर्डर्ड पेयर उठाओ उसका सेकेंड एलिमेंट और नेक्स्ट वाले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट चेक कर दो साथ में। जैसे 1,2 है, इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है, 2 है। अब मैं देखूंगा कौन से ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 2 है, क्योंकि देखो यहां पे कॉमन चीज क्या है, पहले वाले का सेकेंड एलिमेंट और दूसरे वाले का पहला एलिमेंट। तो 1,2 के साथ मैं चेक करूंगा, क्योंकि यहां पे दूसरा एलिमेंट 2 है, तो मेरे को ऐसा ऑर्डर्ड पेयर देखना जहां पे पहला एलिमेंट मेरा 2 हो। यहां दिख रहा है ना, तो 1,2 अगर है और 2,2 भी है तो 1,2 होना चाहिए। क्या 1,2 है, पहला ऑर्डर पेयर 1,2 है, तो यहां तो एकदम हरा झंडा मिल गया इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 2,2 सेकेंड एलिमेंट क्या है, 2 है,
तो अब देखो कहीं और पे आपको दिख रहा है फर्स्ट एलिमेंट एज 2 दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। फर्स्ट एलिमेंट एज 2 दिख रहा है तो आप लोग बोलोगे कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1,1 यहां पे सेकंड एलिमेंट 1 है, फटाफट से चेक करो कहां पे फर्स्ट एलिमेंट आपको 1 दिख रहा है। तो यहां पे दिख रहा है, तो 1,1 1,3 1,3 होना चाहिए है। देखो यहां पर भी आपका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो 1,1 और 1,2, तो 1,2 दिखना चाहिए, 1,2 है। आगे बढ़ते हैं, 4,4 पे आते हैं। सेकंड एलिमेंट क्या है, 4। कहीं पर भी आपको फर्स्ट एलिमेंट 4 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद 1,3 मौजूद है, 3,3 मौजूद है, तो 1,3 होना चाहिए, ये रहा। 1,3 है, 3,2 है, देखो यहां पर भी सेम है, तो 1,2 होना चाहिए, 1,2 है। मतलब यहां पे ट्रांजिटिविटी में कहीं पर भी गड़बड़ नहीं हो रही है। जो उनसे प्रेजेंट है ना वही चेक करने हैं, यहां पे मत चले जाना गलती से भी। तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए कैसे चेक करते हैं समझ आ गया होगा। तो ये ट्रांजिटिव भी है, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है, हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बहुत अच्छा सवाल है, बच्चों को ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, इसलिए मैंने टाइम लेके आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, चलो भाई अब आ जाते हैं फंक्शंस पे, है ना। सबसे पहले फंक्शंस होते क्या थे इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक बार यार मैं टाइम भी देख लूं, क्या टाइम हो रहा है। चलो अभी तो टाइम है, ट्राई करते हैं कि अनदर हाफ एन आवर में सेशन को रैप करने की कोशिश करते हैं। तो फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस, स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशंस। जैसे बेटा हर रिश्तेदारी स्पेशल नहीं होती ना, वैसे ही हर रिश्ते फंक्शंस नहीं होते, लेकिन हर फंक्शन रिलेशंस होते हैं। ध्यान रखना सबसे पहली बात, तो जो कुछ खास रिश्ते होते हैं बेटा वही रिश्तेदारी में कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि अगर मान लो मेरे को कल अपनी सगाई करनी है, तो मैं सिर्फ अपने उन्हीं दोस्तों को बुलाऊंगा जिनको मैं क्लोज समझता हूं, जिनके साथ मेरी रिश्तेदारी बहुत स्ट्रांग है, तो उन्हीं को ही अपने फंक्शन में बुलाऊंगा, एंगेजमेंट मतलब फंक्शन में बुलाऊंगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से रिलेशंस मजबूत है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, आपको दो चीजें चेक करनी पड़ेंगी। अगर आपको कोई भी रिलेशन दिया हुआ है तो आपको उसमें दो चीजें चेक करनी होती हैं, तब जाके आप उसको फंक्शन बोल सकते हो। पहली चीज, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए should have an image, should have an image। मतलब आपने जो अपने ओरिजिनल ए क्रॉस बी या फिर ए क्रॉस ए, अगर आप खुद के साथ भी बनाते हो यार किसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो आपको क्या चेक करना है, रिलेशन में आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है आप वो चेक करोगे कि वहां पे वो सारे के सारे ओरिजिनल सेट के एलिमेंट्स हैं या नहीं है। मतलब एज फर्स्ट एलिमेंट्स सेट ए के सारे एलिमेंट्स दिखने चाहिए। बहुत सिंपल है इसका मतलब। जैसे मैं अगर यहां पे ले लेता हूं, मान लो कि दोनों जगह, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं कि दोनों जगह सेम सेट लेते हैं। ठीक है, मान लो कि यहां पर भी इंटीजर का सेट है, यहां पर भी इंटीजर का सेट है, या फिर एक काम करो और स्पेसिफिक कर देते हैं। मान लो यहां पर कोई सेट ए है, यहां पर भी सेट ए है, यहां पे 1 2 3 4 5 है, यहां पे भी 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट है। अब मैंने एक रिलेशन लिखा जिसमें मैंने क्या किया, पहली एलिमेंट की जगह 1 भी डाल दिया, यहां पे तो बेटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 2 भी डाल दिया, 3 भी डाल दिया और 4 भी डाल दिया। और आप लोगों से बोला कि यार बताओ ये रिलेशन फंक्शन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। तो आप देखो यहां पे एज फर्स्ट एलिमेंट आपको सारे के सारे एलिमेंट्स दिखने चाहिए थे, ये आपका रूल 1 कहता है। लेकिन आपने 1 2 3 4 तो ले लिया, 5 को स्किप कर दिया, तो आप सेट ए का कोई भी एलिमेंट छोड़ नहीं सकते। अगर किसी भी रिलेशन में यहां पे कोई सा भी एलिमेंट छूट जाएगा तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं कहला पाएगा। मतलब दोस्ती निभेगी तो अच्छी तरीके से निभेगी भाई, कोई भी एलिमेंट को आप पीछे नहीं छोड़ सकते कि उसके सुख में उसके साथ हो गए, उसके दुख में जब बात आई तो भाई दूर हो गए, फोन ही नहीं उठा रहे। ठीक है, तो सारे के सारे एलिमेंट्स दिखने चाहिए जो यहां पे सेट में मौजूद है, एलिमेंट्स एज फर्स्ट एलिमेंट्स वो रिलेशन में दिखेंगे, तो उनको मैं फंक्शंस बोल सकता हूं। लेकिन फिर दूसरी एक रूल है जो उसको फॉलो करनी पड़ेगी। दूसरी रूल बहुत सिंपल है भाई, आप लोगों को 1 एंड ओनली 1 इमेज वाला क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। 1 एंड ओनली 1 इमेज।
इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी यहां पे ऑर्डर्ड पेयर नहीं हो सकता जिसका आपका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो जाए और सेकंड एलिमेंट अलग दिख रहा हो। जैसे कि मान लो मैंने ऐसा कोई रिलेशन बना दिया जहां पे आपको 1,1 दिख रहा है और फिर 1,2 दिख रहा है। दिस इज नॉट अलाउड। आप इसको फंक्शन नहीं बोल सकते। मतलब देखो, पहला एलिमेंट कॉमन नहीं हो सकता किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में। इसका सिंपल सा मतलब है कि आप एक इंसान को दो इमेजेस नहीं दे सकते, दो जगह मैप नहीं करवा सकते। ये चीटिंग है। एक लड़का दो लड़कियां डेट कर रहा है एक साथ, एक तरीके से ऐसा, तो ये क्या है बेटा, चीटिंग कहलाती है ना। दिस इज नॉट अलाउड। लेकिन यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को समझनी पड़ेगी। वन एंड ओनली वन इमेज का मतलब क्या है कि अगर मान लो वन की इमेज भी वन है और टू की इमेज भी वन है, तो क्या ये अलाउड है? क्या इस वाले एलिमेंट की एक सिंगल इमेज है? क्या इस वाले एलिमेंट की एक सिंगल इमेज है? भले ही ये डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है, लेकिन एक सिंगल इमेज तो है। ये चीज अलग है। मतलब सेट ए के एक या फिर एक से ज्यादा एलिमेंट सेम जगह मैप हो सकते हैं, उनकी सेम इमेज हो सकती है, लेकिन कोई भी एक एलिमेंट सेट ए का दो या फिर दो से ज्यादा जगह मैप नहीं हो सकता। उसको सिर्फ एक एक सिंगल इमेज ही चाहिए होगी, तभी वो क्या कहलाएगा, फंक्शंस कहलाएगा। तो अगर आपको रिश्तेदारी को फंक्शंस में कन्वर्ट करना है तो आपको ये दो रूल देखने पड़ेंगे। पहला रूल क्या है, सबसे पहले तो सेट ए का कोई सा भी एलिमेंट आप नहीं छोड़ सकते हो, और उसके बाद यहां पे सेट ए के कोई से भी सिंगल एलिमेंट को दो जगह मैप नहीं कर सकते। ठीक है, दो जगह मैप नहीं कर सकते हो। चलो पढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब आते हैं भाई टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। टाइप्स ऑफ फंक्शन पे, ठीक है, आप लोगों ने क्लास 11th में वर्टिकल टेस्ट वगैरह पढ़ा होगा, जिससे हम लोग बताते हैं कि यार ये रिलेशंस है या फिर फंक्शंस है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो मैं जब क्लास 11th का रिलेशंस एंड फंक्शंस का वन शॉट पढ़ाऊंगा तो उसमें आप लोग वो चीज कवर कर सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल है वो। चलो सबसे पहले आते हैं वन वन फंक्शन पे। वन वन फंक्शन क्या होता है भाई? वन वन फंक्शन का एक और नाम है इंजेक्टिव फंक्शन, और जैसा कि आपको नाम बता रहा है वन टू वन, मतलब यहां पे वन टू वन मैपिंग होगी। मतलब अगर मैं यहां पे सेट ए ले लूं और यहां पे सेट बी ले लूं, 1 2 3 4 5, ए बी सी डी, चलो चार ले लेता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। क्या ये वन वन है? क्या ये वन वन फंक्शन है? बेटा ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि पांचवा छूट गया। सेट ए का कोई भी एलिमेंट नहीं छूट सकता। तो यहां पर एक और की रिक्वायरमेंट है। क्या है रिक्वायरमेंट है? अब आप इसको मैप करोगे तो देखो, सिंगल टू सिंगल, सिंगल टू सिंगल, सिंगल टू सिंगल, मतलब हर एक एलिमेंट की, अब जो वर्ड यूज कर रहा हूं ध्यान रखना, यूनिक इमेज है, डिस्टिंक्ट इमेज है। जैसे पिछले वाले में मैंने आपको बताया था कि एक और दो की अगर कॉमन इमेज हो गई तो वो फंक्शन कहलाता है, लेकिन वो वन वन फंक्शन नहीं होगा। वन वन फंक्शन की खासियत क्या है कि हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होगी। Said to be one one if the images of distinct elements of A under F are distinct, मतलब कॉमन इमेज नहीं हो सकती। अब आपको अगर सवाल में कोई बोलेगा कि वन वन फंक्शन प्रूफ करके दिखाओ, तो आपको क्या करना है, मान लेना है कि दो एलिमेंट्स हैं सेट ए में x1 और x2, जिसकी कॉमन इमेज है। मतलब हम लोग उल्टा अज्यूम कर रहे हैं, कॉमन इमेज है मतलब f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करके अगर आपको मिल जाता है x1 इज इक्वल टू x2, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने ये माना तो हम यहां तक पहुंच गए कि ये दोनों एलिमेंट ही सेम थे, मतलब कोई भी दो एलिमेंट्स की कॉमन इमेज नहीं थी, हेंस द फंक्शन इज वन वन। तो हम लोग उल्टा मान के चलते हैं, और यहां से अगर हमको ये दिख जाता है दैट x1 इज इक्वल टू x2, मतलब जो हमने दो अलग अलग एलिमेंट्स माने थे वो सेम ही एलिमेंट है, तो बाई वन वन फंक्शन हो गया ना। सिंपल लॉजिक। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब आते हैं बेटा मैनी टू वन फंक्शन पे। मैनी टू वन फंक्शन का मतलब क्या है, नॉर्मल एकदम जैसे आपको यहां पे दिख रहा है, एक से ज्यादा एलिमेंट्स जो सेट ए में मौजूद हैं वो सिंगल जगह मैप किए जा सकते हैं, उसको मैनी वन, जैसे कि नाम भी बता रहा है कि मैनी टू वन। मैनी टू वन, जैसे देखो ए की इमेज भी यहां पे टू दिख रही है, बी की इमेज भी यहां पे टू दिख रही है।
फंक्शन तो कहलाएगा, ये तो अलाउड है, कोई सा भी रूल वायलेट नहीं कर रहा, ना रूल 1 ना रूल 2, कोई सा भी रूल वायलेट नहीं कर रहा। लेकिन देखो यहाँ पे डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है, जैसे 1 1 में डिस्टिंक्ट इमेज होती है हर एलिमेंट की, यहाँ पे कॉमन इमेज हो गई ए और बी की, तो इसको क्या बोल दिया जाएगा, मैनी वन फंक्शन बोल दिया जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब ऑन टू फंक्शन पे आ जाते हैं भाई। और यार यहाँ पे जैसे देखो, तुम ना एक सिंपल सा एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे तुम सबके सब पढ़कर आ रखे हो, बेसिक बातें हैं। अगर मैं तुमको एक फंक्शन दे दूं एक्स स्क्वायर, तुम लोगों से बोलूं कि ये सिंगल मतलब सिंगल एज इन की 1 1 फंक्शन है या फिर मैनी वन फंक्शन है, तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग सोचो कि तुम्हारे पास ऐसी कोई वैल्यूज हैं एक्स की जिसपे एफ ऑफ एक्स तुमको सेम मिल जाए, तो तुम बोलोगे सर एक्स की जगह मैं -1 डालूंगा तो भी 1 मिलेगा, 1 डालूंगा तो भी 1 मिलेगा। मतलब सेट ए में ऐसे दो लोग हैं जो कि कॉमन इमेज बना रहे हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा, मैनी वन। ठीक है, ऐसे हम लोग चेक कर लेते हैं। क्लियर कहानी। ग्राफ पता हो तो ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेक कर लेते हैं। जैसे y = x स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है, देखो बेटा ऐसा होता है। अब आपको बोला गया है कि कोई भी दो x की वैल्यूज पे अगर एक दो या फिर दो से ज्यादा x की वैल्यूज पे आपको सेम y मिल जाए तो वो मैनी वन हो जाएगा। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूं, तो देखो ये एक डिफरेंट x, ये एक डिफरेंट x, लेकिन y की वैल्यू सेम, तो मतलब मैनी वन हो गया ना दोस्तों, बोलो मैनी वन हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप ग्राफ से भी चेक कर सकते हो। चलो अब आते हैं बेटा ऑन टू फंक्शन पे, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इस फंक्शन का नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है इसको। अब ऑन टू फंक्शन का सिंपल सा मतलब है कि भाई जो आप मैपिंग करोगे ना, जो आप सेट ए से सेट बी में मैपिंग करोगे, सेट बी में अगर एज इमेजेस पूरा का पूरा सेट बी आ जाए, मतलब कोडोमेन आपकी, याद है ना कोडोमेन क्या होती थी, जो सेट बी लेते हैं वो कोडोमेन होता है, जो सेट ए में एलिमेंट्स होते हैं वो डोमेन होते हैं। ठीक है, और जो एज मैप हुए हुए दिखते हैं सेट बी में वो रेंज कहलाते हैं। तो रेंज जो होता है वो कोडोमेन के इक्वल भी हो सकता है और कोडोमेन का सबसेट भी हो सकता है। लेकिन अगर ऑन टू फंक्शन है तो कोडोमेन किसके बराबर होगी, रेंज के बराबर होगी। मतलब सेट बी के सारे एलिमेंट्स एज इमेजेस दिखेंगे आपको। ठीक है, एज इमेजेस दिखेंगे आपको। थोड़ा एसी बंद कर दूं यार। चलो ठीक है, जैसे कि यहां पे आपको दिख रहा है 4 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, लेकिन देखो सेट बी का कोई भी एलिमेंट छोटा नहीं हुआ। यहां पे सेट बी क्या कहलाता है बेटा, कोडोमेन कहलाता है। और देखो रेंज में क्या आएगा, जो कि इमेजेस बन रही हैं, तो रेंज में क्या आएगा 1 2 3। तो एक बात बताओ, क्या रेंज कोडोमेन के बराबर है? यस है। तो जब भी आपको ऑन टू फंक्शन देखना हो, आपको सिर्फ इतना देखना है कि रेंज और कोडोमेन बराबर दिख रही है या नहीं दिख रही। डोमेन क्या होता था, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, जो भी आपके फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, जो भी आपके फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जिनकी यहां पर मैपिंग की जा रही है, इन सबको उठा के आप एक सेट में डाल दोगे, यानी कि सेट ए इटसेल्फ वो आपका डोमेन हो जाएगा। क्लियर कहानी। ठीक है, यही चीज यहां पे लिख रखी है, ए टू बी सेट टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, every element of codomain is the image of some element of A under F, that is for every B belonging to set B there is some A belonging to set A such that F A is equal to B। तो जब भी हमको on to function प्रूफ करना होता है, हमारे पास दो तरीके होते हैं। अगर हम रेंज निकाल पा रहे हैं तो हम लोग रेंज निकाल के कोडोमेन से इक्वेट करके दिखा देते हैं कि भाई देखो सेम चीज आ गई। या तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, जैसे कि ये चीज लिख रखी है, हम लोग क्या करेंगे, जैसे यूजुअली फंक्शन कैसे दिया होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई फॉर्मेट का, तो इसको मैं क्या करूंगा बेटा, y इन टर्म्स ऑफ x लिख दूंगा। जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई टाइप का आपको दिया हुआ है कोई भी फॉर्मेट, जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, चलो ज्यादा बेटर समझ आएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं, आपको दिया हुआ है, मान लो y इज इक्वल टू 2x + 3/4। तो आप क्या करोगे बेटा, यहां से x इन टर्म्स ऑफ y निकालोगे। क्या करोगे, x इन टर्म्स ऑफ y निकालोगे, मतलब ऐसा कुछ निकालोगे। और फिर अब आप यहां पे बोलोगे कि यार जो भी y है ना, मतलब जो भी आपको दिख रहा है यहां पे y, मतलब जो भी आपके सेट बी में एलिमेंट्स हैं, उनके लिए कोई ना कोई x प्रेजेंट है सेट ए के अंदर, जो इसको अपनी इमेज की तरह एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आपको ऐसा दिख रहा होगा तो आप बोल दोगे कि ऑन टू फंक्शन है। सिंपल, जो यहां पे स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, बस यही लिखनी होती है हर जगह। ठीक है,
उसको एक तो पहले उल्टा कर दो, मतलब जैसे यहां पे लिखा हुआ है x इन टर्म्स ऑफ y निकाल दो सबसे पहले, उसके बाद क्या करो, बोल दो ये, ऐसा देख लो, ऐसा चेक कर लो कि भाई फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू सेट b आई हैव x इन सेट a, जो उसको एज इमेज एक्सेप्ट कर लेगा सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। खत्म कर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब बेटा एक स्पेशल टाइप के फंक्शंस होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे एक इनटू फंक्शंस भी होते हैं, अगर टाइम बचा तो मैं एंड में तुमको बताऊंगा, ठीक है। वो तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन होगा तो मैं तुम लोगों को बताऊंगा। इनटू फंक्शंस यार वैसे कुछ नहीं होता, जैसे ऑन टू फंक्शंस में तुम्हारी कोडोमेन और रेंज बराबर दिख रही है, इनटू फंक्शंस में कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं होती है, तो इसको क्या ही आगे के लिए बढ़ाऊं। चलो वन वन ऑन टू फंक्शन, और इसका ये वाला नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइजेक्शंस दिखे कहीं पे या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन दिखे, इसका मतलब क्या है, ऐसे फंक्शन जो कि वन वन और ऑन टू है एक साथ। वन वन और ऑन टू का मतलब क्या है, जैसे यहां पे आप लोगों को दिख रहा है कि देखो सबसे पहले तो सबकी डिस्टिंक्ट इमेज है, मतलब वन वन वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, और उसके साथ साथ सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एज इमेजेस दिख रहे हैं, मतलब कोडोमेन और रेंज भी बराबर है। तो ऐसे फंक्शंस जो कि साथ में वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, ऐसे फंक्शंस को वन वन ऑन टू फंक्शंस या फिर बाइजेक्शंस बोला जाता है। और ये फंक्शंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि वन वन ऑन टू फंक्शंस का ही इनवर्स निकालना पॉसिबल होता है, ठीक है। वन वन ऑन टू फंक्शंस का ही इनवर्स निकालना पॉसिबल होता है। इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन तुम लोग एकदम इसके बाद वाले चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखोगे, ठीक है, जहां पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स निकालते हैं, लेकिन पहले उसको हम लोग वन वन ऑन टू बनाते हैं। तो जो फंक्शंस वन वन ऑन टू होंगे उन्हीं का ही इनवर्स निकालना पॉसिबल है। और तुम सोच भी सकते हो इसको, देखो इनवर्स का मतलब क्या होता है कि अगर ए से बी मैपिंग हो रही है तो अब आप बी से ए मैपिंग करोगे। डोमेन कोडोमेन क्या हो जाते हैं बेटा, जैसे मान लो मैंने आप लोगों को बोल दिया कि यार सिंपल सी बात है, यहां पे ना मैं दो सेट बना देता हूं, सेट ए सेट बी, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, सेट ए सेट बी, 1 2 3 ए बी सी। आपने क्या किया, सेट ए से सेट बी में मैपिंग कर दी अंडर फंक्शन एफ, ठीक है, अंडर फंक्शन एफ, यानी कि एफ ऑफ वन किसके बराबर है, ए के बराबर, एफ ऑफ टू किसके बराबर है, बी के बराबर, एफ ऑफ थ्री किसके बराबर है, सी के बराबर। अब इसका इनवर्स अगर निकालना हो तो आप सबसे पहले तो इन सेट्स को क्या करो, उल्टा कर दो। इन सेट्स को क्या करो, उल्टा कर दो, यहां पे बी लिख दो, यहां पे ए लिख दो। अब जब आप सेट बी की एलिमेंट्स को एज इनपुट डालोगे किसी फंक्शन में जिसको मैं जी बोल देता हूं, तो आपको 1 2 3 एज आउटपुट मिलेगी। तो ये जो फंक्शन है जो कि एकदम इसके उल्टा काम कर रहा है, ये क्या है, इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, मतलब जी फंक्शन क्या है, एफ इनवर्स के बराबर है। तो अब देखो इनवर्स निकालना तभी पॉसिबल होगा सबसे पहले तो जब डिस्टिंक्ट रिलेशन होगा, वन टू वन रिलेशन होगा। क्योंकि अगर यहां पे वन और टू की कॉमन इमेज हो जाती तो ये मैनी वन हो जाता, फंक्शन कहलाता। लेकिन जब मैं बी को पहले रखूंगा तो देखो यहां पे एक एलिमेंट की दो इमेजेस हो जाती, मतलब ये फंक्शन की कैटेगरी से ही बाहर निकल जाता। कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है, आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद सोच सकते हो कि अगर ये मैनी वन होता तो जब मैं b को a की जगह और a को b की जगह लिखता तो ये फंक्शन ही नहीं रहता बच्चों, ये फंक्शन ही नहीं रहता, क्योंकि एक एक कॉमन एलिमेंट दो जगह मैप हो जाता, जो कि अलाउड नहीं है, ठीक है। अब अगर ये ऑन टू नहीं होता, ध्यान से सुनो, अगर ये ऑन टू नहीं होता तो मतलब यहां पे कोई ना कोई एलिमेंट छूटा हुआ होता, कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं होती, तो सेट बी में कोई ना कोई एलिमेंट छूट जाता, तो अगेन रूल वन का वायलेशन हो जाता। तो मैनी वन से रूल टू का वायलेशन हो रहा था और ऑन टू से रूल वन का वायलेशन हो रहा है। इसलिए ओनली ऐसे फंक्शंस जो कि बाइजेक्शंस हो, यानी कि वन वन ऑन टू हो, उन्हीं का ही इनवर्स निकालना पॉसिबल होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई जो बता रहा हूं। अब हम लोग एकदम टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर हैं, ठीक है। अब कंपोजिट फंक्शंस के बारे में समझ लो, बहुत सिंपल है, जो मैं बोलूंगा बस उतना समझना, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। आपने क्या किया, एक फंक्शन एफ ए टू बी मैप कर दिया, ठीक है, सेट ए के एलिमेंट सेट बी में मैप कर दिए अंडर फंक्शन एफ, ठीक है।
और देखो ध्यान से चीज देखो, यहां पे आपका लिख रखा है क्या, यहां पे लिख नहीं रखा तो मैं लिख देता हूं, थोड़ी सी मिस टाइपिंग है यहाँ पे। ए टू बी आपने एफ फंक्शन के अंडर मैपिंग कर दी। उसके बाद देखो यहां पे सेम क्लियर, देखो ये चीज प्लीज नोटिस कर लेना। मतलब पहले वाले फंक्शन के लिए जो कोडोमेन है, इसको एकदम सिंपल शब्दों में बता देता हूं, पहले वाले फंक्शन के लिए जो कोडोमेन है वो दूसरे वाले फंक्शन के लिए एज अ डोमेन एक्ट कर रही है। मतलब कोडोमेन ऑफ सेट बी शुड बी इक्वल टू और शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन फॉर सेकेंड फंक्शन जी फंक्शन। ठीक है, अब एकदम सिंपल कर देते हैं, इसको ले लो मशीनों की तरह, ये मशीन 1 है, ये मशीन 2 है। मशीन 1 क्या काम कर रही है बेटा, मशीन 1 में आप x इनपुट डाल रहे हो तो आपको f ऑफ x बाहर निकल रहा है। अब ये f ऑफ x आप अगर g में डाल दो, मतलब यहां से जो आउटपुट निकल रही है उसको आप g फंक्शन के अंदर अगर आप एज इनपुट डाल दोगे तो आपको एक फाइनल आउटपुट मिलेगी g ऑफ f ऑफ x। तो हम लोग इन दोनों मशीनों का काम ना एक सिंगल मशीन से करा सकते हैं, जिसको गॉफ मशीन बोला जाता है। गॉफ मशीन इज नथिंग बट g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, g ऑफ f ऑफ x ये एक ऐसी मशीन है जिसमें आप अगर डायरेक्टली x डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आउटपुट मिलेगा जो कि आपका फाइनल आउटपुट है। वेरी सिंपल। ठीक है, एक काम करता हूं, एक स्लाइड यहां पे ना ऐड करता हूं और इसको आपको बढ़िया तरीके से ना कैसे मैपिंग होती है दिखा देता हूं। जैसे ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पे मशीन 1 काम कर रही है, ठीक है, यहां पे मशीन 2 काम कर रही है। इसको F नाम दिया गया है, इसको G नाम दिया गया है। सबसे पहले अगर इस मशीन में आप X इनपुट डालते हो तो आपको Y आउटपुट मिल रही है। ठीक है, Y आउटपुट मिल रही है। अब जो ये आउटपुट है आप दूसरी मशीन में एज इनपुट डाल रहे हो, मशीन 2 में डाल रहे हो, तो आपको कुछ बेटा Z आउटपुट मिल रही है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, काम बहुत हेक्टिक हो गया, इन दोनों की जगह एक सिंगल मशीन रख दो कैपिटल M और इस मशीन को नाम दे दो गॉफ। तो ये गॉफ मशीन यही काम करेगी जो ऊपर 2 लेयर में हो रहा है। मतलब यहां पर अगर आप X इनपुट डालोगे तो आपको Z आउटपुट डायरेक्टली मिलेगी। तो गॉफ फंक्शन कुछ नहीं होता, F और G का कंबाइंड कंपोजिट फंक्शन होता है। और याद रखना, अगर F को पहले रखा जाए G को बाद में रखा जाए तो गॉफ फंक्शन बनता है। अगर G को पहले रखा जाए और F को बाद में रखा जाए तो फॉग फंक्शन बनता है। इस ऑर्डर को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना, FG यानी कि गॉफ, GF यानी कि फॉग। कहानी क्लियर, कहानी क्लियर। और देखो यार, जैसे मैंने आपको यहां पे बताया कि यहां से जो आउटपुट आ रही है पहले फंक्शन से, वो ही हम एज इनपुट्स यहां पे डाल देते हैं। तो आपको ये चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों का पहले फंक्शन के लिए जो कोडोमेन है, जो कोडोमेन है वही दूसरे फंक्शन के लिए डोमेन बनेगा। मतलब कोडोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन शुड बी इक्वल टू और आइदर शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहानी क्लियर। बस इतना ही है बेटा अगर मैं कंपोजिट फंक्शन की बात करूं। और ध्यान रखना, यूजुअली फॉग और गॉफ इक्वल नहीं होते हैं, एंड इट्स वेरी ऑब्वियस ऑल्सो। एग्जाम्पल्स भी हैं बहुत सारे आपके एनसीईआरटी बुक में। उसके बाद गॉफ इज 1 1। अगर गॉफ फंक्शन 1 1 है, इट इंप्लाइज दैट जो आपका पहला फंक्शन है वो भी 1 1 है। और अगर गॉफ फंक्शन आपका ऑन टू है, इसका मतलब क्या है, जो आपका सेकेंड फंक्शन होता है जी फंक्शन, वो ऑन टू फंक्शन है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं कंपोजिट फंक्शन की, जो अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं अलग से कवर करवाऊंगा। पहले हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग सारा का सारा जो अपडेटेड सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़ लें। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां पर आप लोगों को एक सवाल दिया हुआ है, इस सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को यहाँ पे पॉज करना है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे पॉज करना है और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आपको एफ फंक्शन दिया हुआ है, ये रही उसकी डोमेन। ठीक है, डोमेन कोडोमेन। जी फंक्शन दिया हुआ है, देखो यहाँ पे जो इसकी कोडोमेन थी वही यहाँ पे जी फंक्शन की डोमेन बन गई। अब यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकता था, मैं माइंड नहीं करूंगा क्योंकि मैंने क्या बोला है कि सबसेट भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहां पर ऐसे मैपिंग हो रही है, बी फंक्शन डिफाइंड एज दिस, आपको दिया हुआ है मैपिंग कैसे हो रही है, तो आपको गॉफ फंक्शन के बारे में बताना है। चलो, मैंने क्या बोला, गॉफ एक ऐसा फंक्शन है
जिसमें आप ओरिजिनल इनपुट्स डालोगे तो आपको फाइनल आउटपुट डायरेक्टली मिलेगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग चालू करते हैं, गॉफ फंक्शन में इनपुट डालते हैं x इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या है बेटा, g ऑफ f ऑफ 2। बताओ, अब f ऑफ 2 किसके बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ 3 के बराबर, तो g ऑफ 3, g ऑफ 3 किसके बराबर है, 7 के बराबर है। तो मतलब गॉफ फंक्शन में जब आप x इज इक्वल टू 2 इनपुट डालोगे तो आपको डायरेक्टली 7 का आउटपुट मिल जाएगा। जो ये मशीनें कंबाइन करके काम कर रही थी वही गॉफ फंक्शन अकेले कर रहा है, बहुत सिंपल। ठीक है, उसके बाद चलो गॉफ 3 निकाल लेते हैं। गॉफ 4 और 5 आप खुद से निकालोगे, गॉफ 3 निकाल लेते हैं बेटा। इसका मतलब क्या है, g ऑफ f ऑफ 3 इज इक्वल टू f ऑफ 3 किसके बराबर है भाई, ये भी f ऑफ 3 किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो g ऑफ 4 किसके बराबर है बच्चा, कहाँ है, 7 के बराबर है। ये लो, तो गॉफ फंक्शन एट दिस इनपुट आपको क्या दे रहा है, 7 दे रहा है। सिंपल। अब ऐसे ही आपको 4 पे भी निकालना है, 5 पे भी निकालना है कि क्या वैल्यूज देगा। चलो अब आते हैं बेटा इन्वर्टेबल फंक्शंस पे। इन्वर्टेबल फंक्शंस ना ऑलरेडी मैं यहाँ पे तुम लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वैसे कहाँ गया वो, आई थिंक हाँ यहीं पे ही था। एक बार फटाफट से रिकॉल करवा देता हूँ। सबसे पहले तो कौन से फंक्शंस का इनवर्स निकालना पॉसिबल होता है जो कि 1 ऑन टू हो, ये बात देखो यहाँ पे लिख भी रखी है। An important note is that if f is invertible, if function is invertible, then f must be 1 1 and onto, and conversely if f is 1 1 and onto, then f must be invertible। ठीक है, कहानी क्लियर। और देखो यार, इसको ना बहुत प्यार से रिलेट करके चल सकते हो, बहुत प्यार से रिलेट करके चल सकते हो। अगेन मैं यहाँ पे ना एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ और एक ही जगह समझा देता हूँ सारी बातें। अब ध्यान से देखो, एक मशीन है यहाँ पे f, एक मशीन है यहाँ पे g। अगेन इसको कॉम्पोजिट फंक्शन की तरह ही ट्रीट करो। कॉम्पोजिट फंक्शन से देखो कैसे इनवर्स को हम लोग समझ लेते हैं। यहां पर अगर आपने x की इनपुट डाली, आपको y मिला, और ये y की इनपुट जब यहां पे गई ना तो आपको दोबारा से x मिल गया। मतलब ये जो दोनों फंक्शंस हैं ये कंपोज होके किस तरीके से काम कर रहे हैं, इस फंक्शन का जो काम है उसके एग्जैक्टली उल्टा ये दूसरा वाला फंक्शन काम कर रहा है। अब एक बात बताओ, अब f और g हैं तो कंपोजिट फंक्शन क्या हो जाएगा, गॉफ हो जाएगा। मतलब गॉफ में अगर मैं x डालूंगा तो मेरे को x ही मिल जाएगा। गॉफ में अगर मैं x डालूं तो मेरे को x ही मिल जाए। जब ऐसा मेरे को दिखने लगे तो जो ये g फंक्शन होता है वो f के एकदम उल्टा होता है, यानी कि f इनवर्स होता है। सिंपल। अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब देखो एक ही बारे में स्टेटमेंट समझ जाओगे। बच्चों को समझने में दिक्कत होती है क्योंकि ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है। अ फंक्शन f mapped from x to y is defined to be invertible if there exists a function g y to x such that, जैसे मैंने बताया गॉफ किसके बराबर हो गया, आइडेंटिटी इन इन x। जैसे आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, गॉफ निकाला तो किसके बराबर आया, x के बराबर आया। अगर ऐसा दिखेगा जो दूसरा फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यही दिया हुआ है। then the function g is called the inverse of f and is denoted by f inverse। ठीक है, अब ये इनवर्स निकाला कैसे जाता है कि क्वेश्चन में आएगा, निकाला कैसे जाता है इसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दो। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, सारी बातें समझा दूंगा वहां पे। ठीक है, चलो चलो भाई, ये वाला क्वेश्चन हमने इक्विवेलेंस रिलेशन के ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके हवाले में छोड़ रहा हूँ। और देखो यहाँ पे वही चीज है, मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन। तो ऐसा वाला क्वेश्चन ऑलरेडी मैं एक बार ही करा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखो हाँ, ये वाला चीज आ गई। जैसे मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड पे बताया कि अगर कोई फंक्शन दिया हो और बोला जाए कि इसका इनवर्स निकालो, तो निकालते कैसे हैं। देखो f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 7/4 है, तो सबसे पहले लॉजिक लगाओ कि एक ऐसा फंक्शन निकालना जो कि एग्जैक्टली इसके उल्टा काम करे, एग्जैक्टली इसके उल्टा काम करे। मतलब उसमें हम लोग क्या डालेंगे, y इनपुट डालें तो एज x निकले। सबसे पहले ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ x है, मतलब x एज इनपुट जा रहा है तो y मिल रहा है। तो सबसे पहले तो क्या निकालो, x इन टर्म्स ऑफ y निकालो। मतलब यहां से x इन टर्म्स ऑफ y निकालोगे तो क्या मिलेगा, 2x माइनस 7/4, यहां पे ले जाओगे तो 4y प्लस 7 बटा 4y प्लस 7 बटा 2 इज इक्वल टू x। तो देखो x इन टर्म्स ऑफ y मिल गया, मतलब y एज इनपुट जा रहा है तो x निकल रहा है। बोलो, मिल गया। अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, ये जो फंक्शन है
ये जो फंक्शन है इसी की तलाश नहीं थी क्या आपको? बोलो, इसी की तलाश नहीं थी क्या आपको? तो अब बस यहां से कुछ करना ही नहीं है। आपने जब x इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया है, निकाल दिया है, तो यहां से देखो, अगर आप यहां से देखोगे तो आपको दिखेगा दैट x इज इक्वल टू f इनवर्स y। तो x की जगह में f इनवर्स y सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। ये किसके बराबर हो जाएगा? 4y प्लस 7/2। अब वेरिएबल चेंज कर दो यहाँ पे, मतलब y की जगह x डाल दो, तो आपको f इनवर्स x मिल जाएगा। किसके बराबर? 4x प्लस 7/2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, कहानी क्लियर? बस उल्टा फंक्शन निकालना था यार, जो उसके उल्टा मतलब जब आप इनपुट डाल रहे हो जो आउटपुट मिल रही है, अब उल्टा देख लो कि वही आउटपुट एज इनपुट जाएगी, तो इनपुट एज आउटपुट मिलनी चाहिए। सिंपल। ठीक है, चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। फंक्शन दिया हुआ है, बताना है कि ये 1 1 है या नहीं है। बताना है कि ये 1 1 है या नहीं है, तो बहुत सिंपल है। इसको हम लोग एरो डायग्राम से कर लेते हैं। सेट ए में कौन है भाई? 1 2 3। सेट बी में कौन है भाई? 4 5 6 7। और फंक्शन के अंदर क्या क्या दिख रहा है? 1 4, ठीक है, 2 5 3 6। सबसे पहले बताओ, क्या ये ऑन टू है? क्या ये ऑन टू है? नहीं। सेट बी में दिख रहा है जो आपका को डोमेन है वो रेंज के बराबर नहीं है, मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। पूछा क्या है? 1 1 है या नहीं है। तो एक बात बताओ, 1 1 का मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी इमेजेस हैं वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। तो क्या 1 की, 2 की, 3 की सबकी इमेजेस डिस्टिंक्ट है? यस। तो ये एक 1 1 फंक्शन है। ठीक है, चलो। ये एक बहुत लाजवाब सवाल है भाई, इसको बहुत आराम से समझना। पहले पॉज करके आप लोग इसको खुद ट्राई करो और फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको मॉड दिख रहा है, और देखो x बिलोंग्स टू r, मतलब ब्रेक किया जाएगा फंक्शन सबसे पहले। तो सबसे पहले आप f ऑफ x के बारे में सोचो। अगर आप x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली रेंज में जाते हो तो ये एज x खुलेगा, तो ये हो जाएगा 2x के बराबर व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और f ऑफ x जब x लेस देन 0 होगा तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स 0 हो जाएगा और x लेस देन 0। ऐसे ही फटाफट से gx को भी ब्रेक करके लिख दो, gx को भी ब्रेक करके लिख दो। जब हम लोग x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले जोन में होंगे तो x माइनस एक्स 0 हो जाएगा, और जब x लेस देन 0 वाले जोन में होंगे तो बेटा यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस एक्स माइनस 2x व्हेन x इज लेस देन 0। अब हमको फॉग और गॉफ निकालना है, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लोग फॉग की बात कर रहे हैं, फॉग की बात कर रहे हैं, और फॉग निकालने वाला हूं अब मैं कौन सी रेंज में? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली रेंज में। ठीक है, फॉग निकालने वाला हूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली रेंज में। फॉग का मतलब क्या होता है बेटा? f ऑफ g ऑफ x। अब जब g ऑफ x में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली इनपुट जाएगी तो फंक्शन क्या आउटपुट देगा? 0 देगा। तो ये किसके बराबर है बच्चों? f ऑफ 0 के बराबर है। ठीक है, f ऑफ 0 के बराबर है। अब यहां से देखो, जब फंक्शन के अंदर 0 आउटपुट जाएगी, 0 आउटपुट जाएगी, f ऑफ x के अंदर 0 आउटपुट जाएगी तो 2x मिलेगा। बोलो 2x मिलेगा। अब गलती से यहाँ पे 2x मत लिख देना, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि 0 है, तो x इज इक्वल टू 0 होगा, तो ये 2 इंटू 0 फाइनल आउटपुट लिखनी है ना बेटा, 0 हो जाएगी ना। ठीक है, ऐसे ही फॉग में आप ये वाली इनपुट डालो, अगर x लेस देन 0 डालो तो अब देखो फंक्शन कैसे आएगा? f ऑफ g ऑफ x। अब g ऑफ x में जब आप x की इनपुट डालो लेस देन 0 तो आपको क्या मिलेगा? बोलो, माइनस 2x मिलेगा। ऐसे देखना है और कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है ये। कहीं से भी गलत इंफॉर्मेशन उठा ली तो आंसर गलत हो जाएगा। f ऑफ माइनस 2x। अब देखो यार, x लेस देन 0 है तो f के अंदर -2 इंटू नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव चीज है। तो फंक्शन के अंदर जब मैं पॉजिटिव चीज डालूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? इक्वल टू 0 वाला साइन नहीं है, 2x मिलेगा। क्या मिलेगा? 2x मिलेगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 इंटू -2x, क्योंकि -2x पॉजिटिव है, तो आंसर हो जाएगा -4x। बहुत लाजवाब, बहुत उम्दा सवाल है। ऐसे ही बेटा आपको गॉफ निकालना है।
x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए और गॉफ निकालना है x लेस देन 0 के लिए। ये दोनों अब आप खुद करो। सबसे ज्यादा मुश्किल बच्चों को ये वाला पार्ट लगता है, ये वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी करवा दिया। ठीक है, चल बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल है भाई, है ना, ये बहुत अच्छा सवाल है और आपके एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जहां पे आपको फंक्शन दे देगा। तो दो सवाल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और करने हैं ऐसे सवाल जहां पर आप लोगों को बोल दिया जाएगा कि शो दैट दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आता ही आता है भाई, और ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन की वैरायटी है जहां पे क्वेश्चन आपको फंक्शन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसको 1 1 ऑन टू प्रूव करो। ठीक है, बिकॉज इक्विवेलेंस रिलेशन पे हम लोग ऑलरेडी प्रॉब्लम्स कर चुके हैं, तो ये आपका होमवर्क है। नीचे वाली प्रॉब्लम मैं आपको करके दिखा रहा हूं। ठीक है, नीचे वाली प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं। शो दैट द फंक्शन एफ आर टू दिस, मतलब ये मेरी डोमेन हो गई, ये मेरी कोडोमेन हो गई, डिफाइंड बाय दिस x बिलोंग्स टू r इज 1 1 ऑन टू। अगेन देखो मॉड फंक्शन है तो भाई ब्रेक किया जाएगा। ठीक है, मॉड फंक्शन है तो ब्रेक किया जाएगा। जब बेटा मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो मेरा f ऑफ x कैसा दिखेगा, x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। और जब मेरा x लेस देन 0 है तो अब मेरा f ऑफ x कैसे दिखेगा, x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। सबसे पहले 1 1 के लिए देखेंगे। ठीक है, फॉर 1 1 हमेशा जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले 1 1 करके साइड कर दो। 1 1 प्रूफ करना बहुत आसान होता है। मैंने क्या बताया, यहां पर भी और यहां पर भी एक एक करके चीजें उठाओगे। यहां पर x1 और x2 दो एलिमेंट्स लो और मानो कि उसकी कॉमन इमेज है, मतलब मान रहे हैं कि फंक्शन 1 1 नहीं है। जब सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे, अगर x1 x2 के बराबर दिख जाएगा तो बोलेंगे हायला गड़बड़ हो गई, ये 1 1 फंक्शन है। ठीक है, तो अब देखो खुद सोचो क्योंकि टाइम बचाना है। यहां पर अगर मैं x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x1 यानी कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 यानी कि x2 बटा 1 प्लस x2 करूं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करूंगा ना, मतलब यहां पे जब आप f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 रखोगे और इसको बच्चों सिंप्लीफाई करते चलोगे ना, f ऑफ x2 सिंप्लीफाई करते चलोगे तो आपको x1 इज इक्वल टू x2 मिलेगा। मतलब वो दोनों के दोनों एलिमेंट सेम ही थे, मतलब डिस्टिंक्ट इमेजेस बन रही हैं। तो इस वाले केस में हमको पता चल गया कि यार ये वाला जो है वो तो 1 1 है। अब इसको भी करेंगे प्रूफ 1 1, तो अगेन यहां पर भी हम लोग सेम गेम खेलेंगे। x1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x1 हम लोग x2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x2 के बराबर करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखना यहां से भी आपको x1 इज इक्वल टू x2 मिल जाएगा। हेंस द फंक्शन इज 1 1। तो दोनों पार्ट जो ब्रेक करे थे दोनों में ही हमने देख लिया कि फंक्शन हमारा 1 1 की तरह दिख रहा है। अब इंपॉर्टेंट है यहां पे ऑन टू प्रूफ करना। सबसे ज्यादा तिगड़म, सबसे ज्यादा गेम लगता है ऑन टू में। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं यहां पे कि रेंज और कोडोमेन को अगर आप इक्वल कर पाओ तो डायरेक्टली लिख दो, नहीं तो मैंने जो दूसरा मेथड बताया था ना, क्या करोगे, जैसे यहां पे y इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है ना, x इन टर्म्स ऑफ y लिख दो और फिर बोल दो फॉर एवरी y दैट बिलोंग्स टू दिस कोडोमेन वी हैव x इन द डोमेन, जो f ऑफ x इज इक्वल टू y हमको दे देगा। हेंस दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। सिंपल है कि भाई अगर मेरी कोडोमेन में जितने भी लोग हैं उनके लिए मेरे को सेट ए में कोई साथी मिल जाएगा तो वो अपने आप ही बेटा, क्योंकि आपको क्या करना है, हर एक एलिमेंट को सेट बी के एज इमेज शो किसी तो करना होता है, यही तो ऑन टू फंक्शन है। तो चलो, तो दो तरीके होते हैं, एक तो अगर आप रेंज फिगर आउट कर पा रहे हो तो रेंज और कोडोमेन इक्वल कर दो, कहानी खत्म। नहीं तो दूसरा मेथड जो कि थ्योरेटिकल मेथड होता है वो भी बता दूंगा। तो चलो एक काम करते हैं, रेंज वाले मेथड से पहले करते हैं। हमने आपको बताया कि ये देखो ये कोडोमेन है, ये कोडोमेन और रेंज को सेम तरीके से देखना है। तो सबसे पहले फंक्शन ब्रेक हो गया, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले जोन में कैसे दिखेगा बच्चों, और x लेस देन 0 वाले जोन में कैसे दिखेगा, x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। एक बात बताओ, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, ध्यान से सोचना, यहां पे मैनिपुलेशन लगता है, ये वाला मेथड थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन मैं चाहता हूं आप ये वाला मेथड सीखो। ठीक है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो एक बात बताओ, क्या x लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स होगा, बताओ। और इक्वल टू भी क्यों लगा रहे हो भाई, हाँ ये इक्वल टू नहीं आएगा, x लेस देन 1 प्लस एक्स होगा, बोलो।
भाई जब आप x की जगह जीरो या तो पॉजिटिव नंबर रखोगे और उस पॉजिटिव नंबर या फिर जीरो में वन ऐड करोगे तो ये वाली क्वांटिटी ऑब्वियस सी बात है बड़ी आएगी ना इस वाली क्वांटिटी से। और अब बताओ अगर दोनों जगह मैं वन प्लस एक्स से डिवाइड कर दूं, वन प्लस एक्स बाय वन प्लस एक्स इज वन। क्यों कर सकता हूं ऐसा? क्योंकि वन प्लस एक्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। आपको पता होना चाहिए जब आप डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो, अगर आप पॉजिटिव क्वांटिटी से करते हो तो आपकी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। तो वन प्लस एक्स अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। इससे जब मैं डिवाइड करूंगा तो देखो इनइक्वालिटी यहां पे जो है वही यहां पर है। तो एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स इज लेस देन वन। तो देखो ये वाली चीज जो दिख रही है ना वो तो मैं यहां पे ले आया। अब मेरे को ये माइनस वन वाली चीज चाहिए और वो यहां से आएगी। तो आपको पता चल गया कि जो ये वाला फंक्शन है ये लेस देन वन है, यानी कि एफ ऑफ एक्स रेंज जो है वो लेस देन वन है इस वाले केस के अकॉर्डिंग। अब आ जाओ सेकेंड वाले केस पे, ये ट्रिकी है। एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स है और यहां से माइनस वन बनाना है दोस्तों। क्या बनाना है? माइनस वन बनाना है। तो एक बार काम करो, यहां पे ना इसको उल्टा कर दो, x माइनस वन कर दो और सोचो x और x माइनस वन में क्या रिलेशन होगा अगर x लेस देन जीरो है। तो बताओ, अगर x लेस देन जीरो है मतलब नेगेटिव है और उसमें से आप एक नंबर और माइनस कर रहे हो, मतलब वन और माइनस कर रहे हो नेगेटिव में से, तो और छोटा हो जाएगा ना। तो क्या x ग्रेटर देन x माइनस वन होगा फॉर x लेस देन जीरो वाली रेंज? बहुत सिंपल लॉजिक है। अब माइनस वन लाना है तो इसको क्या बना दो बेटा, माइनस वन ले आओ यहां से और इसको वन माइनस एक्स कर दो। अब एक बात बताओ, जो ये है इसको ध्यान से देखो, यही तो आपको नीचे लेकर आना, लेकिन नीचे आप तब ला सकते हो और साइन चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि देखो ग्रेटर देन माइनस वन है। तो क्या वन माइनस एक्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी है? क्योंकि एक्स आपकी नेगेटिव क्वांटिटी है तो वन माइनस एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगी भाई। वन से छोटा ही तो होता है ना सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स। तो यहां से आप दोनों साइड पे वन माइनस एक्स से डिवाइड कर सकते हो विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो देखो एक्स अपॉन वन माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस वन आ गया। यहां से आप जब इन दोनों को मर्ज करोगे तो आपको कोडोमेन और रेंज बराबर दिख गई, हेंस दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, हेंस दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। और इसका दूसरा तरीका क्या है बेटा, अगर आपको ये सब नहीं करना है, इतना दिमाग नहीं लगाना है, तो आपको बहुत इजीली ना मार्क्स मिल सकते हैं। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको प्रेजेंट अच्छे से करके आना और ये समझ आना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाली रेंज में y इज इक्वल टू एक्स बाय वन प्लस एक्स है। यहां से फटाफट से y प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसको और सिंप्लीफाई करूंगा, ठीक है, इसको मैं और सिंप्लीफाई करूंगा तो एक काम करता हूं, इसको वहां ले जाता हूं। तो इसको लिख देता हूं मैं y, चलो ऐसे लिख देता हूं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स। यहां से x कॉमन ले लोगे बेटा तो आपको क्या मिल जाएगा, y डिवाइडेड बाय यहां पे क्या आ जाएगा, वन माइनस वाई। ठीक है, x इन टर्म्स ऑफ y लिख लिया। अगेन इस वाली रेंज में भी क्या करोगे, x इन टर्म्स ऑफ y लिखोगे तो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स है। तो यहां से देखो बेटा आपका एग्जैक्टली ना इसका उल्टा आ जाएगा, x इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय नीचे वन प्लस वाई आ जाएगा। बस अब आपको कुछ नहीं करना, इसको ध्यान से देखना है और यहां पे ना एक स्टेटमेंट लिखनी है। y की वैल्यू वन नहीं हो सकती, यहां पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, यहां पे y की वैल्यू माइनस वन नहीं हो सकती। देखो यहां पे इक्वल टू का साइन है भी नहीं, ये जो है ना ये कोडोमेन के हिसाब से देखना। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, फॉर ऑल y नॉट इक्वल टू वन, ध्यान से सुनो, फॉर ऑल y नॉट इक्वल टू वन आई कैन सी x in my domain for which I will get f of x is equal to y, hence यहां से तो ऑन टू रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है। अगेन यहां पर भी क्या लिखोगे, फॉर ऑल y नॉट इक्वल टू माइनस वन, फॉर ऑल y नॉट इक्वल टू माइनस वन, x की रियल वैल्यू ही मिलेगी ना, कुछ भी डालो यहां पे, इस रेंज में कुछ भी डालो y की जगह, x की रियल वैल्यू मिलेगी जो कि इस सेट में मौजूद होगी। तो फॉर ऑल y नॉट इक्वल टू माइनस वन आई हैव सम x in my domain for which y is equal to f of x, hence दोनों केसेस में ऑन टू रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया, सवाल खत्म।
ठीक है, बस। अब बेटा देखो, दो क्वेश्चन तुम्हारे लिए हैं, ये और ये। कमेंट में मेरे को बताना है दोनों के दोनों क्वेश्चन हुए या नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। तो यहां पर हमारा पहले चैप्टर का वन शॉट बहुत अच्छे से कवर होता है। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। और इसके बाद अब सेकंड चैप्टर का वन शॉट आएगा, लाइव लूं या फिर रिकॉर्डेड लूं, आप लोग बता देना कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा बेटर सूटेड है, वही होगी इस चैनल पे। इसके साथ साथ रिलेशंस एंड फंक्शंस के थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे, मिक्स टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। उसके लिए शायद मैं सेशन लूंगा परसों। तो जब तक आप ये वन शॉट जरूर देख लेना, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना। मिलता हूं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।